शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 3 भागों में करना चाहते थे बाबा साहब। वो 3 भागों में कौन कौन सा एरिया कवर होता, उसकी राजधानी क्या होता, बाबा साहब के अकॉर्डिंग आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उस उत्तर प्रदेश में विकास की धारा तेज गति से बहे। 2007 से 12 के बीच माननीय बहन जी शासन सत्ता में थी, बसपा सरकार शासन सत्ता में थी, और बाबा साहब के इसी पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय बहन जी ने केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों के साथ में उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया। और आपको मालूम है, उसके बाद गवर्नमेंट लौटकर सत्ता में नहीं आती है, और इसलिए बाबा साहब का ये एक तरह से उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बाबा साहब चाहते थे, लेकिन माननीय बहन जी ने 4 भागों में बांटने की वकालत की थी, पुरजोर कोशिश की थी। तो वो अभी भी सपना बाबा साहब का अधूरा है कि उत्तर प्रदेश का तेज गति से विकास हो, और इसके लिए जरूरी है कि इसको विभाजित किया जाए, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि बाबा साहब का क्या लक्ष्य था, और माननीय बहन जी ने किस तरह से उसको धरातल पर उतारने के लिए, साकार करने के लिए बाबा साहब के सपने को यहाँ पर कार्य किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। पेज नंबर 172 से 174 तक आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि बिहार का विभाजन भी बाबा साहब चाहते थे, मध्य प्रदेश का भी विभाजन चाहते थे, लेकिन किस रूप में, मानचित्र भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी से। बाबा साहब लिखते हैं कि अब जबकि समस्या से अवगत हो चुके हैं, हमें इसका हल ढूंढना चाहिए। हल जाहिर है यही हो सकता है कि हम राज्य के आकार का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड अपना लें। समस्या यहाँ पर यही थी कि किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम थी। तो ये एक समस्या थी, और इस समस्या का हल भी बाबा साहब ने यहाँ रखा है। बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार का मानदंड निश्चित करना सरल नहीं है। यदि 2 करोड़ की जनसंख्या को मानदंड मान लिया जाए तो दक्षिण के अधिकांश राज्य मिश्रित राज्य बन जाएंगे। इससे उत्तरी राज्यों के संकट का सामना करने के लिए दक्षिणी राज्यों का आकार बढ़ाना असंभव है। इसका एकमात्र समाधान यही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के टुकड़े कर दिए जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये हल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को क्यों नहीं सूझा। ये तो पूरा स्पष्ट है, यानी कि बाबा साहब कांग्रेस कार्य समिति पर विशेष आरोप लगाते हैं। और जिस समय माननीय बहन जी ने ये प्रस्ताव भेजा था, आई थिंक केंद्र सरकार में उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उत्तरी राज्यों का विभाजन कैसे किया जाए। जैसा कि मैं कह चुका हूं, आयोग ने भाषावार राज्यों की रूपरेखा तैयार करते समय उत्तर का समेकन और दक्षिण का विघटन कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आयोग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर किया या अनजाने में किया, तथ्य यही है कि इसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट है। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने उत्तर भारत का समेकन और दक्षिण भारत का हम कहें विघटन कर दिया है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन जानबूझकर किया या अनजाने में किया, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो तो बहुत स्पष्ट है। कल के अम्बेडकर संदेश में भी आपने इसी संबंध में देखा था कि बाबा साहब ने आशंका जाहिर की थी, कहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच गृह युद्ध न छिड़ जाए। कारण क्या है? कारण श्री राजगोपालाचारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उत्तर भारत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आएंगे। और वर्तमान में जो इतिहास आप चूंकि उठाकर देख सकते हैं, तो वो बात सच साबित होती प्रतीत हो रही है। बात आगे लिखते हैं कि इसलिए जरूरी है कि इस स्थिति को सुधार लिया जाए। इस स्थिति को सुधार लिया जाए।
और इसका एकमात्र तरीका यही है कि नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इस विभाजन से भाषावार राज्य के मूल सिद्धांतों का कोई विरोध नहीं है। मूल सिद्धांतों का कोई विरोध नहीं है, इसलिए कि यदि इन राज्यों का सुझाए गए ढंग से विभाजन किया जाए तो शेष प्रत्येक राज्य भाषावार राज्य हो जाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री पंत ने हाल ही में इसी विषय पर संसद में हुई बहस के दौरान कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के बंट जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा वही बिहार और मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन, बाबा साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाए। कहते हैं मेरा उत्तर प्रदेश के बारे में प्रस्ताव है कि उसे 3 भागों में विभक्त कर दिया जाए। मानचित्र सेकेंड नंबर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ हो, जिसे किसी भी राज्य के कारगर प्रशासन के लिए जनसंख्या का मानक आकार मान लिया जाए। इन 3 राज्यों की सीमा रेखाएं कहाँ खींची जाए, इसका निर्देश मैंने संलग्न मानचित्र संख्या 2 में किया है। ये बात बाबा साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों की राजधानियां, यानी कि उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां बाबा साहब कहते हैं कि मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद हो सकती है। ये तीनों नगर प्रत्येक राज्य के बिल्कुल बीच में स्थित है। बिहार का विभाजन बाबा साहब चाहते हैं। बिहार के संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है कि इसे 2 राज्यों में बांटा जाए। ये मानचित्र नंबर 3 में यहाँ पर बाबा साहब ने दिखाया है। इन 2 राज्यों में प्रत्येक की जनसंख्या 1.5 करोड़ से कुछ अधिक होगी। किसी भी सरकार के लिए प्रशासन के प्रयोजन के लिए ये छोटी इकाई जनसंख्या नहीं है। सीमा रेखाओं का निर्देश मैंने संलग्न मानचित्र 3 में किया है। बिहार के इन 2 राज्यों की राजधानियां पटना और रांची हो सकती है। आपको बता दें बिहार के 2 भाग हो चुके हैं वर्तमान में। झारखंड की रांची राजधानी है और बिहार पटना राजधानी है। मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश के हमारे सामने 2 रूप हैं, पुराना मध्य प्रदेश और नया मध्य प्रदेश। इधर उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के रूप में 13 जिलों के साथ अलग विभाजन कर दिया गया था काफ़ी पहले ही। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि वह पुराने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्य आते हैं। वह प्रांत जो किसी समय मध्य प्रांत और बरार कहलाता था। पूर्वी राज्यों के नाम से विदित राज्यों में से कुछ भारतीय राज्य। मध्य प्रदेश के इस पुराने राज्य की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी। इसमें 22 जिले थे और इसकी विधानसभा के 223 सदस्य थे। नए मध्य प्रदेश में जिसकी आयोग ने योजना बनाई है निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। पुराने मध्य प्रदेश के 14 जिले, संपूर्ण भोपाल, नंबर 3 संपूर्ण विंध्य प्रदेश, मध्य भारत जिसमें सुनेल, इनक्लेव और मंदसौर जिला होगा, और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोज उपखंड। इस नए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,60,10,000 तथा क्षेत्रफल लगभग ये 171.2 वर्ग मील होगा। मेरा सुझाव है कि इसे 2 राज्यों में बांटा जाए, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। मानचित्र नंबर 4 में यहाँ पर दिखाया गया है कि मेरा सुझाव है कि इसे 2 राज्यों में बांटा जाए। तो इसमें मानचित्र 4 में 2 राज्य के नाम हमने आपको बता दिए हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के रूप में। उत्तरी मध्य प्रदेश के नए राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। संपूर्ण विंध्य प्रदेश आएगा, संपूर्ण भोपाल राज्य आएगा, और दक्षिणी मध्य प्रदेश में संपूर्ण इंदौर राज्य आएगा, और दूसरा है महाकौशल के 14 जिले आएंगे। इस इंदौर राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ होगी और इस विंध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1,30,00,000 होगी। मानचित्र 4 में आप देख सकते हैं। आयोग ने इस भीमाकार राज्य की रचना क्यों की, ये हमारी समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी रचना पर आश्चर्य हुआ था। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश के 4 भाग करना चाहते थे मेरे साथी। ये बात निकल कर सामने आती है। हमारी समझ में केवल इतना आता है कि आयोग कि शायद ये धारणा रही हो कि एक भाषा एक राज्य ऐसा सुस्पष्ट आदेश है जिससे विचरण संभव नहीं है।
जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक भाषा एक राज्य कभी सुस्पष्ट आदेश हो ही नहीं सकता। वास्तव में एक भाषा एक राज्य हमारा मापदंड होना चाहिए और इसीलिए एक भाषा भाषी अपने को कई राज्यों में बांट सकते हैं। मान लीजिए बड़ा प्रदेश है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो 4 राज्य बना देंगे तो चारों राज्यों में हिंदी बोली जाएगी, हिंदी भाषा होगी, तो वो भी एक भाषा और एक राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। पूरे देश में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो एक राज्य में समाहित कर दिए जाए और बड़ी जनसंख्या कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत कठिन हो जाता है। उसका विकास उतना तेज गति से नहीं हो पाता है जितना तेज गति से होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बड़े जिलों को जब छोटे छोटे जिलों में विभक्त कर दिया जाता है तो उसका विकास तेज गति से हो जाता है। जिस जनपद से हम बिलोंग करते हैं, कन्नौज जनपद, माननीय बहन जी ने जब जनपद कन्नौज को अलग जिला दिया, पहले फर्रुखाबाद हुआ करता था, तो जनपद कन्नौज ने फर्रुखाबाद को विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह से प्रदेश का भी होता है कि प्रदेश अगर बड़ा प्रदेश है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसको कई भागों में विभक्त कर दिया जाए तो उसका विकास बहुत तेज गति से होता है। यही विचार बाबा साहब का था, जो आपने देखा 3 राज्यों में इस उत्तर प्रदेश को बाबा साहब बांटना चाहते थे। एक राज्य वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्तराखंड के रूप में अलग हो गया, तब भी बाबा साहब के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश को अभी 2 भागों में बांट देना चाहिए। लेकिन माननीय बहन जी ने 2007 से 12 के शासन काल में 15 नवंबर 2011 में ये प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया था कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए, 4 राज्यों में बांट दिया जाए और 4 भाग इसके जब कर दिए जाएंगे तो बहुत तेज गति से इसका विकास संभव हो पाएगा। मेरे साथियों, आपका क्या मानना है इस संबंध में? आप भी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव विचार दे सकते हैं। क्या बड़े प्रदेशों को कई भागों में विभक्त करके या इस तरह से उसका डिवाइडेशन करके विकास को गति दी जा सकती है, या आपका विचार इसके अतिरिक्त इतर है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा साहब ने जो 3 राज्य सुझाए थे वो 3 राज्य में आपको ये बताना है कि उन 3 राज्यों की राजधानी क्या बताई थी बाबा साहब ने। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन बाबा साहब ने किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर, महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।